हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भावना बिस्ट और आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ ACC EVS का चैप्टर नंबर 5। सो योर चैप्टर नंबर 5 इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज। सो बेसिकली इन दिस चैप्टर you will read about the natural resources and specially we will be focusing on the land resources, as we all know that we have so many sources like land resources, water resources, air resources, etc. Okay, so in this particular chapter we are going to study only land resources. So let's move on. So first of all we need to understand what is land resources. देखो लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं। लैंड रिसोर्सेज में सारी की सारी वो चीज़ें आ जाती हैं जो चीज़ें आपकी लैंड से, ज़मीन से जो चीज़ें आपकी जुड़ी हुई हैं। ज़मीन में क्या क्या है? फॉरेस्ट है, मिनरल्स हैं, सॉइल है, आपकी क्रॉप्स हैं। अब कोई भी फसल है, कोई भी हम क्रॉप को ग्रो करते हैं, कोई भी हम प्लांट को ग्रो करते हैं, सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू, ऑल दीज आर हम बोल सकते हैं कि सब कुछ कनेक्टेड है हमारे लैंड रिसोर्सेज से, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी लैंड पे ही उगती है। तो ऑल दीज विल बी काउंटेड एज लैंड रिसोर्सेज। प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, नेचुरल फॉरेस्ट के कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, सो ऑल दीज विल बी काउंटेड इन लैंड रिसोर्सेज। सो यहाँ से हम रीड करते हैं, नोट्स बनाते जाओ साथ के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लैंड रिसोर्सेज, मिनरल्स, सॉइल, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मेडिसिनल प्लांट्स एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड लाइवलीहुड्स। फ्रॉम अ ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, लैंड रिसोर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एस्पेक्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ द लैंड विच कैन बी यूज टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स। सो बेसिकली अगर हम ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे कि हमारा जो सोचने का तरीका है इंसानों का, तो वो यही देखता है कि जो लैंड रिसोर्स है उसमें हमारे जो भी फंक्शंस हैं लैंड के, जो चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। और लैंड के जो फंक्शंस है वो बेसिकली क्या हैं? कोई भी क्रॉप है लैंड पे, हम उसको उगा रहे हैं। कोई भी प्लांट है, हम उसको उगा रहे हैं। कोई भी ट्री है, हम उसको लैंड पे उगा रहे हैं, फिर हमको फ्रूट दे रहा है, वेजिटेबल्स दे रही हैं, क्रॉप्स। सो मतलब ये सब चीज़ें हमारी जो इंसानी ज़रूरत है, ह्यूमन बींग्स की जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए है। Humans have been exploiting land for agriculture, माइनिंग, ग्रेजिंग एनिमल्स एंड सेटलमेंट पर्पस। देखो अब ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं लैंड का। अब वो उनकी मजबूरी है करना, जानबूझ के कोई नहीं करता है, क्योंकि अब जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमको मतलब अपने मकान ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। मकान बनाने पड़ेंगे तो हमको डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, जिससे जो हमारा फॉरेस्ट है वो ख़त्म होगा। लैंड है जो वो उतनी नेचुरल नहीं रह पाएगी, लैंड पे कोई कल्टीवेशन नहीं हो पाएगा अगर हम वहाँ पे अपनी सेटलमेंट को स्टैब्लिश कर दें। और माइनिंग जो होती है, जो खुदाई होती है, और ग्रेजिंग यानी कि जो हमारे एनिमल्स है ग्रेज में चरते हैं चीज़ों को, उससे भी हमारे जो लैंड की फर्टिलिटी है उस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। Land resources can be divided into three categories. So here are the three categories of land resources. Number one is very stable resources. So very stable resources में क्या है? Relief, geological formations and minerals. So जितनी भी ये geological cycle होती है, minerals होती है, ये आ जाते हैं very stable resources में। सेकेंड इज़ मॉडरेटली स्टेबल रिसोर्सेज। मॉडरेटली स्टेबल रिसोर्सेज क्या है? सॉइल एंड वाटर। वेरी अनस्टेबल रिसोर्सेज क्या हैं? वेजिटेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। सो इसमें कुछ समझने का नहीं है इतना, आपको पता है कि लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन आप एक अच्छी से याद कर लो, लिख लो। So here we have next topic. Some of the important resources and services provided by the land to humankind are minerals. देखो मिनरल कितना ज़रूरी है, एंड मिनरल इज़ वन ऑफ द लैंड रिसोर्सेज दैट इज़ प्रोवाइडेड टू अस फॉर मैनकाइंड, for humankind, sorry. Mineral is pure inorganic substance that occurs naturally in the earth crust. Almost all minerals are found in earth crust. So जितने भी minerals हैं हमारी अर्थ पे, वो अर्थ के क्रस्ट पे मिलते हैं। आपको पता है कि अर्थ क्रस्ट एक अर्थ का पार्ट होता है, ठीक है। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मिनरल्स क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, एंड इट इंक्लूड्स मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड नॉन मेटल। अब मिनरल्स सुन के ना ये मत सोचना जो हम खाने वाले हमारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो वाले नहीं हैं। मिनरल्स मीन्स ये
आयरन, मेटल, कॉपर, एल्यूमिनियम। एंड नॉन मेटल्स में क्या है? फॉस्फेट्स, जिप्सम, क्ले एट्सेट्रा। मिनरल्स आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल टू ह्यूमंस एज दे आर एसेंशियल रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज। अब मिनरल्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे जितने भी रॉ मटेरियल होता है फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, और जितनी भी हमारी नेशन की डेवलपमेंट होनी है, आपको अपना घर बनाना है, उसमें आपको आयरन की, स्टील की, एल्यूमिनियम की ज़रूरत पड़ेगी। कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, उसमें मशीन्स हैं वो आयरन की हैं, एल्यूमिनियम की हैं या कॉपर की हैं, तो ये सारे के सारे मेटल्स यूज़ होते रहते हैं। सो इसलिए जो है मिनरल इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर अस। मिनरल अवेलेबल इन द अर्थ क्रस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। सो मिनरल्स की भी 3 कैटेगरीज हैं। मेटेलिक मिनरल्स, इट इंक्लूड्स आयरन, एल्यूमिनियम, लीड, जिंक एट्सेट्रा। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्या है? लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, फेल्सफर, एस्बेस्टोस। बस नेम याद कर लो एक दो। मिनरल्स फ्यूल्स क्या हैं? कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। सबसे इजी ये वाला है आपको याद करने के लिए, क्योंकि इसमें फ्यूल आ गया तो फ्यूल सब समझ सकते हो, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एट्सेट्रा। इंडिया is rich in mineral resources and has sufficient quantities of iron, aluminium, titanium, copper, lead and zinc ores. So इंडिया के पास काफ़ी सारा मिनरल्स है। इंडिया इज़ वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सफिशेंट क्वांटिटी में इंडिया के पास है मिनरल्स। सो नेक्स्ट रिसोर्स वी हैव सॉइल। सॉइल सबको पता है सॉइल क्या होती है? मिट्टी। Soil is defined as the outermost thin layer of the earth crust which serve as a natural medium for growth of plants. देखो जो plants हैं, सारे plants हमारी soil में grow करते हैं। So soil एक बहुत ज़्यादा important चीज़ है, important resources है for the growth of plants. Provided them a substrate from and essential nutrients for their growth. Soil is a complex mixture of organic mineral content which is constantly being, तो यहाँ पे soil के बारे में बताया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा लर्न कर लेना। Soil is a renewable resources which is constantly being formed and destroyed। मतलब ये renewable है, बनती रहती है फिर दोबारा बनती रहती है, ख़त्म होती रहती है फिर दोबारा बनती रहती है, ठीक है। सो इसमें कुछ इतना समझाने का नहीं है आपको, जो टॉपिक्स है मैं सिर्फ वही समझाऊंगी। नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर। सो अभी तक हम 3 रिसोर्सेज पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज़ मिनरल्स, सेकंड इज़ सॉइल एंड थर्ड इज़ एग्रीकल्चर। द मोस्ट डोमिनेंट यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज बाय ह्यूमंस हैज़ बीन इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन ऑर्डर टू मीट द फूड डिमांड ऑफ द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन। सबको पता है एग्रीकल्चर क्या होता है, ठीक है, कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। एग्रीकल्चर क्या होता है, फार्मर्स क्या होते हैं, फार्मिंग क्या होता है, नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। सो आपको पता है कि लैंड रिसोर्स का सबसे ज़्यादा जो जिसको मतलब ऐसी ऑक्यूपेशन जिसने लैंड रिसोर्स को, जिसने लैंड को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रखा है, वो है एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर ज़मीन पे ही होती है इसलिए, ठीक है। एग्रीकल्चर इकोसिस्टम कवर नियरली 40% of the land surface. The total world land area suitable for cropping is 4.4 billion hectares, out of which 1.6 billion hectares is currently under cultivation. So total जो world का area है जो हमको cropping के लिए चाहिए वो है 4.4 billion hectares का, और अभी recently currently 1.6 बिलियन हेक्टर्स पे हमारी कल्टीवेशन चल रही है। पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है, नॉट ऑफ द इंडिया। Agriculture is a dominant driving force for the economy of a number. So ये एग्रीकल्चर के बारे में बताया हुआ है, यू कैन रीड दिस। नेक्स्ट इज़ नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो फॉरेस्ट से जो हमको जितने भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फायरवुड हो गया, वुड पल्प हो गया, timber हो गया, so all these are the natural forest products. Forest products are material derived from forest for consumption and profitable use. We all know that what is the forest product. These mainly include timber, firewood, wood pulp for paper, forage for livestock. There are also other non-wood products. Non-wood products भी होते हैं that are derived from forest, which includes nuts, gum, medicinal plants, edible fruits, oils, which are collectively called as non-timber forest product. ठीक है। सो फॉरेस्ट जो है, जो जो ट्रीज़ होते हैं, मेनली हम ट्रीज़ का जो यूज़ होता है वो होता है टिम्बर।
जो लकड़ियाँ होती हैं पेड़ की वो इसलिए काम आती है, जितना फर्नीचर है हमारे आसपास वो सब उन्हीं से बनता है। सो जो ये फर्नीचर वाला हमारा प्रोडक्ट है इसको हम बोल देते हैं वुड प्रोडक्ट, ठीक है। और जितना भी ये हमारा फ्रूट्स हैं, गम है, कोई मतलब प्लांट्स हैं, कोई जड़ी बूटियाँ हैं, तो उनको बोल देते हैं नॉन वुड प्रोडक्ट्स, बिकॉज वो लकड़ियाँ नहीं हैं, ठीक है। सो ये था। नेक्स्ट वी हैव मेडिसिनल प्लांट्स। ये भी आप रीड कर लेना, आपको पता है मेडिसिनल प्लांट्स क्या होते हैं, जड़ी बूटियाँ टाइप, जो हमारी मतलब ऐसे प्लांट्स जब हमारी हेल्थ ख़राब हो उसमें हमको हेल्प करे, ठीक है। तो जड़ी बूटियाँ जो होती है उस तरीके के ये प्लांट्स होते हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ये भी आप ये भी आप रीड कर सकते हैं। फिर ये टॉपिक है लैंड कवर एंड लैंड यूज चेंज। लैंड कवर क्या होता है? लैंड कवर रेफर्स टू द ऑब्जर्व बायोफिजिकल कवर ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, वेदर, वेजिटेशन, वाटर, बेयर सॉइल और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो लैंड कवर क्या है कि जितना भी हमारा एरिया है, सरफेस हमारा अर्थ का, जो कि वेजिटेशन के लिए, वाटर के लिए, बेयर सॉइल के लिए और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, मतलब जिन जिन लैंड के ऊपर ये सब बना हुआ है उसको हम बोलते हैं लैंड कवर। लैंड कवर कैन बी डिटरमाइन ईदर बाय फील्ड सर्वे। और लैंड कवर हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? बाय डूइंग फील्ड सर्वे और बाय एनालाइजिंग सैटेलाइट एंड एरियल इमेजेस। आपको पता है कि सैटेलाइट्स के थ्रू हम पूरे अपनी अर्थ को देख सकते हैं, आप किसी पर्टिकुलर एरिया में देख सकते हो सैटेलाइट से, ठीक है। द इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम IGBP has categorized land cover into 17 classes that includes different types of forests, woodlands, shrubland, grassland, wetlands and deserts. Okay, the global land area is 13.2 billion hectare. Of this 12% is under cultivation. टोटल इतना है और इतने 12% पे कल्टीवेशन हो रही है। 28% इज़ अंडर फॉरेस्ट। सो ये इतना बताया कि कौन सा एरिया फॉरेस्ट के अंदर है, कितना परसेंट ये, तो इसको आप रीड कर सकते हो। नाउ वी हैव लैंड यूज। लैंड यूज चेंज मीन्स द कंजर्वेशन conversion. Yeah, land use change means the conversion of terrestrial land surface from anthropogenic use. So anthropogenic use वो होते हैं जो इंसानी, जो ह्यूमन यूज़ के लिए काम किया जाए, ठीक है। द यूज़ ऑफ लैंड ऑफ रिजल्ट इन चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। अब जो लैंड हम जैसे अब कोई लैंड है वो टेरेस्ट्रियल लैंड है, उस पर मतलब एनिमल्स रह रहे हैं, वो रह रहे हैं, तो उस लैंड को अगर हम अपने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना शुरू कर दें तो वो लैंड यूज़ चेंज हो जाए, यानी कि हमने लैंड को बदल दिया है। टेरेस्ट्रियल लैंड को हम लोगों ने एंथ्रोपोजेनिक यूज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया है। तो ऐसे चेंज करने से हमारा जो इकोसिस्टम है उसके स्ट्रक्चर पे एज वेल एज फंक्शनिंग पे असर पड़ता है। Since the start of human civilization, land has been increasing used for settlements. So land basically यूज़ किया जा सकता settlements के लिए। settlements कौन सी? human settlements, agriculture purpose के लिए एंड माइनिंग के लिए, ग्रेजिंग के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। ओके, द रैपिड एंड लार्ज स्केल ह्यूमन इंटरवेंशन इन कन्वर्टिंग नेचुरल लैंडस्केप फॉर आवर ओन यूजेज हैज़ रिजल्टेड इन डिवास्टिंग इफेक्ट्स। सो आपको पता है लार्ज स्केल में जो भी मतलब मेन जो इसका रीज़न है वो है ओवर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमको लैंड भी ज़्यादा चाहिए, लैंड ज़्यादा चाहिए तो फॉरेस्ट को हमको कट करना पड़ेगा, फॉरेस्ट की ज़मीन पे हम अपना घर बनाएंगे। सो ऑल दीज भी कह सकते हैं, हाँ, ऑल दीज एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स आर अफेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट। The increased demand for water, waste disposal and food requirements has resulted in land being used in an unsustainable manner. ठीक है, ये आप रीड कर लेना, कुछ समझाने का नहीं है, मैंने समझा दिया आपको लैंड यूज चेंज क्या होता है। और अभी ऊपर क्या था वो लैंड कवर। ओके, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लैंड डिग्रेडेशन इज डिफाइंड एज द डिटोरेशन ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड ड्यू टू ओवर एक्सप्लोरेशन बाय ह्यूमन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि जो लैंड होता है, देखो अब ज़मीन भी ना एक होती है उपजाऊ, ठीक है, एक होती है बंजर ज़मीन। तो जब हमारी कोई हमारा लैंड ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से, ह्यूमन के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जब हमारी कोई ज़मीन पे बुरा असर पड़ता है
लैंड की जो कैपेसिटी है वो बैडली इफ़ेक्ट होती है, सो उसको हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि लैंड की जो कल्टीवेशन है, जो कैपेसिटी है, उसको आप ख़राब कर रहे हो। सो दिस मीन्स लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन अफेक्ट सॉइल केमिस्ट्री। अब लैंड डिग्रेडेशन क्या क्या इफेक्ट करती है? सॉइल की केमिस्ट्री, सॉइल की बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल्टर्स द नेचुरल इकोलॉजिकल प्रोसेस एंड इकोसिस्टम ऑफ द अफेक्टेड एरिया। लैंड डिग्रेडेशन हैज़ पुट द वर्ल्ड इकोसिस्टम अंडर इंटेंस प्रेशर एज देयर कैपेसिटी टू प्रोवाइड वाइटल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज रैपिडली डिक्रीजिंग। अब देखो, जो आपकी एक अच्छी ज़मीन होगी, एक अच्छा जो लैंड होगा, वो आपको अच्छी अच्छी क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करेगा। आपको अच्छे अच्छे क्रॉप्स मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, ट्रीज़ मिलेंगे। वहीं पे अगर आप किसी ऐसी ज़मीन के ऊपर खेती कर रहे हो, कल्टीवेशन कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिसकी जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है, लैंड बिल्कुल डिग्रेड हो चुका है, तो वो आपको उस तरीके से उतना फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं देगी जितना आपको एक अच्छी ज़मीन दे सकती है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ओके, सो हेयर वी हैव मेजर कॉजेज़ ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। सो लैंड डिग्रेडेशन के क्या क्या कॉजेज़ हैं? डिफॉरेस्टेशन है, सॉइल इरोजन है, अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। अब देखो, हम ना ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कुछ टाइम से न्यूज़ में आता है कि आज तक कभी भी ऐसी बारिश नहीं हुई, इतने सालों में ऐसी बारिश पहली बार हुई, इतने सालों के बाद आज ऐसी गर्मी पड़ी है। तो ये सब अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि ऐसे किसी ने प्रिडिक्ट भी नहीं किया था, उस तरीके से हमारा आजकल वेदर हो, हमारा क्लाइमेट हो, चेंज हो जाता है। सो ये सब हमारा एक, हम बोल सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। ड्रॉट एंड फ्लड, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और जो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, यानी कि जो हम टूल्स यूज़ करते हैं, मेथड्स यूज़ करते हैं, वो ट्रेडिशनल वाले मेथड्स से ज़्यादा अच्छे रहते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, आजकल मशीन से काम हो रहा है, तो मशीन्स कहीं ना कहीं हमारे जो लैंड की फर्टिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। सॉइल पोल्यूशन, इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब है कि लोग की सेटलमेंट्स बढ़ रही है, तो लोग अपने घर बनाएंगे, तो लैंड की कैपेसिटी ख़राब हो जाएगी। ओके, next we have soil erosion. Soil erosion is the loss or removal of top layer of the soil due to natural physical agents like wind, water, even gravity. अब soil की भी layers होती हैं। soil की जब सबसे टॉप लेयर जो होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है, जब वो रिमूव हो जाती है या जब वो खो जाती है, तो होता है सॉइल इरोजन। एज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर, बिकॉज जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, बीइंग एक्सट्रीमली रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। फर्टाइल है तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। Erosion lead to reduced productivity of the soil, which in turn results in a soil unable to support vegetation. अब soil की अगर fertility ख़राब हो जाएगी, तो हमारा जितना भी उसमें हम लोगों ने खेती कर रही है, क्रॉप्स उगा रही है, हमने जितनी भी उसमें वेजिटेशन कर रही है, तो वो हमको इतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगी। ठीक है, और हमारी जो फसल है वो भी ख़राब हो जाएगी। Soil formation is a very slow process with 1 centimeter of soil taking 200-300 years to form the bedrock. Soil का जो formation है, अगर एक बार हमारी सॉइल की लेयर रिमूव हो जाती है, तो उसको दोबारा से वापस आने में, फॉर्म होने में, दोबारा से सॉइल फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। टाइम कितना लगता है? 200 से 300 साल। Hence, frequent soil erosion takes years to restore naturally. Yeah. When soil erosion is intense, the natural soil profile is destroyed and may never attain ओरिजिनल कैपेसिटी। ठीक है, सो ये था सॉइल इरोजन के बारे में, इसको आप रीड कर लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स बनाते जाओ, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, एक बार समझ में नहीं आता, दो बार देखो। ये टॉपिक इतना ज़रूरी नहीं है डिजर्टिफिकेशन का, रीड कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यही थे, सॉइल इरोजन वाला। ठीक है, लैंड रिसोर्सेज रीड कर सकते हो आप, बेबी क्वेश्चन आ जाए। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। अब डिफॉरेस्टेशन आप लोग को पता है कि क्या होता है,
कॉजेज़ क्या हैं वो भी आपको पता है, सो समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं आप लोगों को। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लेना। और डायरेक्ट आपको जो क्वेश्चन है, आपको जो पूछना है, आप डायरेक्ट लिखें, ठीक है। जैसे मानो आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप उस क्वेश्चन को मुझे मैसेज सेंड कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले आप हाई लिख रहे हो फिर आप हाई का वेट कर रहे हो, फिर मतलब ऐसे नहीं, बिकॉज मेरे पास बहुत सारी मैसेज रिक्वेस्ट होती है तो मैं सबके एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी, वरना देयर आर सो मैनी रिक्वेस्ट ऑफ हाई हेलो, सो देयर इज़ नो इनफ टाइम फॉर मी। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इम्पैक्ट्स ऑफ माइनिंग है। अब माइनिंग देखो, आपको पता है माइनिंग खुदाई होती है तो उससे हमारी जो लैंड की फर्टिलिटी वो ख़राब हो जाती है, इसमें आप ये लिख सकते हैं। और ACC EVS की प्लेलिस्ट को आप चेक कर लेना, चैप्टर 5 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये है स्टेप्स फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट करने के लिए लैंड रिसोर्स का वो है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन होता है कि प्लांट्स को ग्रो करना, ठीक है। प्लांट्स को जितना ग्रो करेंगे, फॉरेस्ट को मैनेज करना, जितना हम अपने फॉरेस्ट को मैनेज कर सकते हैं उतना हमारा लैंड रिसोर्स अच्छा होगा। कुछ फॉरेस्ट जो होते हैं उसको हम लोग रिजर्व भी कर देते हैं, हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो इसलिए करती है। एंड फार्मिंग के मेथड्स जो होते हैं, हमको ज़्यादा एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, एक्सेसिव इरिगेशन यूज़ नहीं करनी चाहिए। एंड वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट। सो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो गया ये चैप्टर, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। अब नेक्स्ट वीडियो आने वाली है लेसन नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज। चैप्टर 5 में अभी हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, अब हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज। ओके, सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।